हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस क्लास में मैं आपको फॉसिल प्रोसेस ऑफ फॉसिलेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि प्रोसेस ऑफ फॉसिलेशन क्या होता है, यानी कि किस प्रकार से फॉसिल का फॉर्मेशन होता है, उसी के बारे में आज हम इस लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। यानी कि प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन, कोई भी प्लांट जब दब जाते हैं मिट्टी में, कोई भी एनिमल्स जब दब जाते हैं मिट्टी में, किस प्रकार से वो फॉसिल्स बनते हैं, किस प्रकार से वो दबते हैं, उन्हीं के बारे में जानना प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन कहलाता है। ठीक, यानी कि उन्हीं सब के बारे में जानना प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन कहलाता है। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही फॉसिल्स के बारे में बता दिया था, फॉसिलाइजेशंस के बारे में बता दिया था। आज हम फॉसिलाइजेशन के प्रोसेस के बारे में समझने जा रहे हैं। तो ये क्या होता है उसको समझिए। देखिए, इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी प्रक्रम है, ऐसी विधि है जब कोई प्लांट या फिर कोई एनिमल, कोई प्लांट या फिर कोई एनिमल, उसकी कोई प्लांट का पार्ट या फिर एनिमल का पार्ट या फिर पूरा एनिमल ही या फिर पूरा प्लांट ही। कहने का मतलब, जैसे कोई प्लांट है, सपोज करिए ये प्लांट है, इसका कोई एक पार्ट, ठीक, इसका कोई एक पार्ट या पूरा प्लांट ही दब जाए मिट्टी के नीचे, बालू के नीचे, सिल्ट ऑफ वाटर के नीचे, आइस के नीचे, लावा के नीचे, ठीक, किसी भी मिट्टी के नीचे या फिर कहीं भी वो दब जाए। ठीक, कहाँ कहाँ दब जाए? सिल्ट ऑफ वाटर, पानी के नीचे, यानी कि जहाँ पे ढेर सारे अमाउंट में वाटर हो वहाँ पे वो दब जाए। बालू के नीचे, यानी कि बालू का रेत है उसके नीचे दब जाए। मिट्टी के नीचे दब जाए, आइस बर्फ़ के नीचे दब जाए, या फिर लावा अवशेष जो भी निकलते हैं, लावा लाल मिट्टी के अंदर जो दब जाए, प्लांट का पार्ट दब जाए, या फिर पूरा प्लांट ही दब जाए उस मिट्टी के अंदर, उस सिल्ट ऑफ वाटर के नीचे, सैंड के नीचे, तब वो क्या प्रोसेस कहलाती है? फॉसिलाइजेशन। ठीक, यानी कि इन दिस प्रोसेस होल एनिमल ORR पार्ट ऑफ एनिमल ORR दियर पार्ट। ठीक, यानी कि एनिमल ही पूरा दब जाए, या फिर कोई प्लांट ही दब जाए, या फिर एनिमल का कोई पार्ट दब जाए, या फिर प्लांट का कोई पार्ट दब जाए मिट्टी के अंदर, वाटर के नीचे, आइस के नीचे, लार्वा के नीचे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉसिलाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या करता होता है कि जब प्लांट फॉसिल के रूप में हो गया, यानी कि उसका प्लांट वरीड हो गया, दब गया, तो हो सकता है कि वो जो प्लांट है, एनिमल है, वो क्या हो जाए? वो डिकम्पोज हो जाए। डिकम्पोज होने का मतलब हो सकता है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा जाए। डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हो सकता है उन सारे पार्ट को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या कर जाए? उसको खा जाए। या फिर हो सकता है, बट ये भी हो सकते हैं कि उसके जो सॉफ्ट पार्ट हो, नर्व, यानी कि जो कठोर ना हो, जो नर्म पार्ट हो, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा जाए, बट हार्ड टिश्यू को, हार्ड बोन्स को, हार्ड टीथ को, हार्ड सेल्स को, हार्ड वुड को वो डिकम्पोज नहीं कर पाए, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर पाए, यानी कि सॉफ्ट पार्ट को डिकम्पोज कर दे बट हार्ड पार्ट को डिकम्पोज न कर पाए। ठीक, ये होते हैं। ठीक, यानी कि इसमें क्या होता है, जो प्लांट दब गए या फिर एनिमल दब गए, उसको जो छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे वो उसको क्या कर जाएंगे? जो छोटे जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो जो नॉर्मल पार्ट होंगे, सॉफ्ट पार्ट होंगे, वो उसको डिकम्पोज कर देंगे। बट जो हार्ड टिश्यू होगा, जैसे बोन्स, टीथ, सेल्स, हड्डी, सॉरी सेल्स, ठीक, हार्ट वुड, तो सब क्या हो जाते हैं? वो डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन
डिकम्पोज किसके द्वारा होंगे? माइक्रो ऑर्ग वो सब डिकम्पोज नहीं होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। जो हार्ट सेल्स होते हैं, हार्ट टिश्यूज़ होती है, हार्ट बोन्स होती है, हार्ट वुड्स होती हैं, वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, बल्कि जो नॉर्मल पार्ट होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ये जो हार्ड टिश्यूज़, हार्ड पार्ट जो देखने को मिलता है जो डिकम्पोज नहीं होता, वही आपको फॉसिल के रूप में देखने को मिलता है। ठीक, तो उसी से पता लगता है हार्ड टिश्यू है, हार्ड प्लांट है, हार्ड कोई भी टीथ सेल्स है, तो उससे पता चल जाता है कि जो प्लांट है वो कितना वर्ष पुराना है, किस चीज़ का प्लांट है, किस चीज़ का एनिमल है, यानी कि कौन सा एनिमल है, उसकी सेल से, उसकी कवच से, उसकी हड्डियों से पता चल जाएगा कि हाँ ये इस चीज़ का प्लांट है, या इस चीज़ की, ये इस जानवर का ये कंकाल है, ये इस सेल्स हैं। ठीक, तो वो हो सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या कर दे, नष्ट कर दे, हो सकता है कि नहीं नष्ट कर दे। और क्या होता है इन आइस, अगर कोई प्लांट या फिर ऑर्गेनिज्म कहीं बर्फ के नीचे अगर वो दब गए हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, उस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं हो पाती है। जो प्लांट जैसे दबे रहते हैं वो वैसे ही दिखाई पड़ते हैं। यानी कि अगर कोई प्लांट इन आइस बरीड ऑर्गेनिज्म, जो आइस में, बर्फ में प्लांट दब जाते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म दब जाते हैं, वो वैसे ही मेंटेन रहते हैं, उस पर कोई माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं होती है, वो ऐसे ही दिखाई पड़ते हैं डेड कंडीशन में, मृत्यु की अवस्था में। ठीक, इस प्रकार से कुछ प्लांट में हो गया कि फॉसिलाइजेशन हो गया, यानी कि माइक्रोबियल एक्टिविटी हो गई, कुछ पे नहीं हो गई। उसके बेस पे जो फॉसिलाइजेशन का प्रोसेस है उसको दो थियरी दी गई है। पहला है रिप्लेसमेंट थियरी और दूसरा है इनफिल्ट्रेशन थियरी। इन दो थियरी के बारे में हम लोग समझते हैं। पहले रिप्लेस थियरी। देखिए, ये एक ऐसा प्रोसेस है, यानी कि जो रिप्लेसमेंट थियरी है, इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी प्लांट ऑर्गेनिज्म बरीड हो गया है, दब गया है, तो उसको माइक्रोबियल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। केवल वहाँ पे मिनरल्स मैटर देखने को मिलते हैं। ठीक, यानी कि जो है कि अपशिष्ट पदार्थ केवल वहाँ पे देखने को मिलते हैं। वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको खा के ख़त्म कर देते हैं। वहाँ पे उसको जो है कि उसका प्लांट नॉर्मल पार्ट होते तो उसको खा के वहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। तो उसी को कहते हैं हम लोग रिप्लेसमेंट थियरी। यानी कि इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिक मैटर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिक मैटर है जो दब गया है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्लेस्ड फुल्ली, यानी कि पूरा उसको खा जाते हैं, या फिर पार्शियली बाय मिनरल्स मैटर ड्यूरिंग फॉसिलाइजेशन, या फिर हो सकता है उस पर कुछ मिनरल्स मैटर बच जाएं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, रिप्लेसमेंट थियरी। जो ये थियरी है ये ज़्यादा फॉसिल में देखने को मिलती है, यानी कि ऐसी प्रक्रिया ज़्यादातर फॉसिल में होती है कि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाए, उसको खा जाएं, तो हो सकता है उसके थोड़े बहुत पार्ट मिले, बाकी सब वो नष्ट कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकेंड आता इनफिल्ट्रेट थियरी। इनफिल्ट्रेट थियरी क्या होती है उसको समझने से पहले आपको बता दें, यदि आपको वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपको ये जो वीडियो है इसका लिंक भी मिलता रहे और आपके साथ साथ आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, वो उसकी भी पढ़ाई कंप्लीट हो सके। तो आपको सिर्फ शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और उनको मोटिवेट करना है कि आपको बीएससी सेमेस्टर की कैसे पढ़ाई करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इनफिल्ट्रेट थियरी की तरफ। ये जो इनफिल्ट्रेट थियरी है इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी प्लांट पार्ट या फिर कोई एनिमल पार्ट, कोई भी प्लांट बॉडी या फिर ऑर्गेनिज्म बॉडी दब गई है, सॉइल के अंदर, सैंड के अंदर, कहीं भी दब गई है, तो इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसको डीकम्पोज तो करते हैं। ठीक, डीकम्पोज तो कर देते हैं, बट जो डीकम्पोज्ड होते हैं उसके अंदर वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सिलिकॉन, इन जैसे
मैटर को वहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं। कहने का मतलब ये है मेरा, जैसे कोई ये प्लांट पॉट है, ठीक, सपोज करिए ये कोई भी पॉट है, इस पे क्या हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक, सपोज करिए ये कोई प्लांट पार्ट है, ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक, सॉइल के अंदर प्रेजेंट है कोई पार्ट। अब इस सॉइल के अंदर ये कोई पार्ट है, ये जो दिखाई पड़ रहा है ये कोई पार्ट है। अब इस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर दिए, ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर दिए, ठीक। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अटैक किए हैं इसको तो पार्ट को खा जाए, बट उसके प्लेस पे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सिलिकॉन को वहाँ पे छोड़ दें, सिलिकॉन को वहाँ पे छोड़ दें, ठीक, जो भी पार्ट खाएं वहाँ पे सिलिकॉन, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट आके प्रेजेंट हो जाए, ठीक, वहाँ पे रह जाए। तो वहाँ पे जहाँ पे वो खाएं वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सिलिकॉन, ये सब जैसे ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पे रह जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं इनफिल्ट्रेट थियरी, ठीक। तो मैंने कहने का मतलब यही था कि जैसे कोई भी प्लांट पार्ट हो गया, कोई भी एनिमल पार्ट हो गए, उसके बॉडी को डिकम्पोज किया गया, लेकिन जब डिकम्पोजिशन हो, जब फॉसिलाइजेशन हो, तो डिकम्पोजिट पार्ट के अंदर जो डिकम्पोजिट पार्ट हुआ उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट, सिलिकॉन जैसे पार्ट डिपॉजिट हो जाए, वहाँ पे रह जाएं, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग इनफिल्ट्रेट थियरी। द फॉसिल्स ऑफ हार्डेड टिश्यू कम्स अंडर दिस कैटेगरी। इसके अंदर ऐसे पार्ट आते हैं जो हार्ड होते हैं, जो कठोर होते हैं, ठीक, यानी कि जो हार्ड टिश्यू होते हैं, हार्ड वुड्स होते हैं, हार्ड सेल्स होते हैं, ठीक, स्केलेटन जिसको बोलते हैं, हड्डियाँ होती है, उसमें ये सब देखने को मिलता है। यानी कि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करेगा, लेकिन वहाँ पे जो जहाँ पे अटैक करेगा तो उस प्लेस पे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सिलिकॉन देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन, यानी कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। यानी कि अगर फॉसिल्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो कौन कौन से ऐसे मैटर हैं जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो नेचर ऑफ रॉक, हो सकता है कि वहाँ पे चट्टानें हो, तो वो फॉसिलाइजेशन प्रोसेस को अफेक्ट कर सकती है, ठीक। क्या हो सकता है वहाँ पे, अगर वहाँ पे फॉसिल्स है, फॉसिल में क्या क्या है, चट्टानें हैं, चट्टान है तो उसको अफेक्ट कर सकती है। नेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेकेंड आता है आपका नेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। हो सकता है कि वहाँ का जो ऑर्गेनिज्म हो वो थोड़े हार्ड हो, ठीक, हो सकता है कि वहाँ पे हार्ड टिश्यूज हो, सॉफ्ट टिश्यूज कम हो, ठीक, थोड़े ही हार्ड सॉफ्ट टिश्यूज हो तो वहाँ पे फॉसिलाइजेशन प्रोसेस कम होगा, यानी कि वहाँ पे अफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी। हो सकता है कि कहीं पे माइक्रोबियल एक्टिविटी ना हो पाए, जैसे मतलब बैक्टीरिया, फंजाई डिकम्पोज ना कर पाए, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो, या फिर टेम्परेचर लो हो, या फिर हो सकता है कि वहाँ पे आइस प्रेजेंट हो, ठीक। तो ये सब क्या होते हैं, इसके फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। तो आइए हम लोग एक एक फैक्टर के बारे में समझते हैं। पहले आपका है नेचर ऑफ रॉक। नेचर ऑफ रॉक का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे फॉसिलाइजेशन प्रोसेस हो रही है उसको हो सकता है कि चट्टाने, रॉक्स उसको अफेक्ट करे, यानी कि जहाँ पे फॉसिल है, बहुत सारे प्लांट या फिर एनिमल दबे हुए हैं, तो हो सकता है वहाँ पे चट्टाने हों, चट्टाने होने के कारण हो सकता है वहाँ पे जो फॉसिलाइजेशन का प्रोसेस है, माइक्रोबियल एक्टिविटी वहाँ पे नहीं हो पाए, तो वो क्या उसको अफेक्ट करे। तो वहाँ पे डिफरेंट रॉक्स दिखाई पड़ते हैं, जैसे इंडिजिनस, ठीक, आइजिनस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। सबसे ज़्यादा यानी कि ये सब रॉक मिलते हैं, लेकिन जो फॉसिल्स अधिकतर किस
रॉक में देखने को मिलते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक के नीचे ज़्यादा फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। इंडिजीनस रॉक, ठीक सॉरी आइजीजीनस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर यानी कि इसके नीचे कम लेस अमाउंट में जो है कि आपके फॉसिल्स देखने को मिलते हैं, बट ये जो सेडिमेंट्री रॉक है यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में फॉसिल देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। जिस ऑर्गेनिज्म का फॉसिलाइजेशन हो रहा है, हो सकते हैं कि वो हार्ड टिश्यू के बने हो, हार्ड सेल्स के बने हार्ड सॉफ्ट टिश्यूज़ हो सकता है कुछ सॉफ्ट टिश्यूज़ हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्लांट या फिर फॉसिल का जो फॉसिल है वो कैसा है, हार्ड है कि सॉफ्ट है। अगर हार्ड होगा तो फॉसिलाइजेशन प्रोसेस कम होगी, क्योंकि वहाँ पे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अफेक्ट नहीं डाल पाएंगे। ठीक, अगर सॉफ्ट पार्ट है तो उसको डिकम्पोज कर देंगे। तो वही हो सकता है नेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म कि ऑर्गेनिज्म जो भी दबा हुआ है वो कैसा है। ठीक, तो द ऑर्गेनिज्म इफेक्ट द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन becomes some organism has hard tissue and some has soft tissue। कुछ में हो सकते हैं कि सॉफ्ट टिश्यू हो, कुछ हो सकते हैं हार्ड टिश्यू हो। अगर हार्ड टिश्यू होगा तो वहाँ पे फॉसिलाइजेशन कम होगा, यानी कि वहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी कम होगी। थर्ड आता है नेचर ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी। अब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्या जिस प्लेस पे हैं क्या वहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी हो पा रही है, यानी कि हो सकता है कि जो आपके फॉसिल्स हैं वो हो सकते हैं कि हाई टेम्परेचर पे हों, यानी कि वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो, या फिर हो सकता है कि टेम्परेचर लो हो। तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो वहाँ पे जो है कि आसानी से माइक्रोबियल एक्टिविटी हो सकती है, बैक्टीरिया फंजाई वायरस उसको क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। बट अगर वहाँ पे हाई टेम्परेचर है, हो सकता है कि वहाँ पे आइस प्रेजेंट हो, सारे बर्फ़ हो, तो वहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं हो पाएगी और प्लांट जैसे है वैसा बना रहेगा, उस पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं कर पाएगा। तो वहीं बताया गया द माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया फंजाई डिकम्पोज सॉफ्ट टिश्यूज। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बैक्टीरिया जैसे फंजाई ये सॉफ्ट टिश्यू को नष्ट कर देंगे। ठीक, किस टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे। ठीक, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे। बट अगर इसका टेम्परेचर बढ़ जाए या फिर ज़्यादा लो हो जाए, हो सकता है कि वहाँ पे केवल बर्फ़ ही बर्फ़ हो, तब वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मामला डिस्टर्ब हो जाएगा। कहने का मतलब वहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। ठीक, यानी कि वहाँ पे लिखा गया बट दियर एक्टिविटी नॉट अकर्स इन आइस, यानी कि अगर लो टेम्परेचर हो गया तो वहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, और उसके बाद जो भी फॉसिल्स होंगे वो अल्टर्ड कंडीशन में वैसे बड़े रहेंगे, यानी कि जैसा है वैसा वो बना ही रहेगा। ठीक, तो ये रहा अफेक्ट ऑफ फॉसिलाइजेशन, यानी कि प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन में कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपको अफेक्ट करते हैं फॉसिलाइजेशन में। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारी बातें समझ में आ रही हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा हाँ समझ में आ रही है। क्लियर हो गया हो तो क्रिस्टल क्लियर कर दीजिए कमेंट में, मक्खन कर दीजिए हाँ समझ में आ गया। ठीक, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारे द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, तब उससे रिलेटेड हम वीडियो बनाते रहें और हम भी मोटिवेट होते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि और भी लोग जुड़ सके और उनकी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की भी पढ़ाई हो सके। तो ये रहा आपके प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन के बारे में। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे काइंड ऑफ ओवरऑल टाइप्स ऑफ फॉसिल। फॉसिल कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे, यानी कि जो हमारा न्यू लेक्चर होगा उस पर हम लोग इसके टाइप्स के बारे में समझेंगे कि जो फॉसिल्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे सभी पीडीएफ और नोट्स अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपना पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में टाइप्स ऑफ फॉसिल्स के बारे में। ठीक।